हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड जैसे कि आज हमारा वेडनेसडे है तो आज हमारा माइक्रोबायो का दिन है। सो आज हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। आज के इस वीडियो में सिर्फ हाफ टॉपिक्स कवर होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको मैं सिर्फ हाफ ही कवर करूंगी। इसमें फिजिकल मेथड्स आते हैं एंड केमिकल मेथड्स आते हैं, तो आज हम सिर्फ फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे एंड तीन चार चीजें और देखेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन मीन्स any article to make any article free of microorganisms either in vegetative or स्पोर फॉर्म। मतलब कोई भी चीज है, कोई आर्टिकल है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई ग्लासवेयर है, कुछ भी चीज है तो उसको हमने डिसइंफेक्ट करना है। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको किल करना है, चाहे वो उनकी वेजिटेटिव फॉर्म हो चाहे वो स्पोर फॉर्म हो, दोनों ही स्टेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किल हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस एक्सेप्ट स्पोर्स। जिस प्रोसेस में, जैसे यहाँ पे डिसइंफेक्शन दिया है, जिस प्रोसेस में सिर्फ आपका वेजिटेटिव फॉर्म किल हो रही है, स्पोर फॉर्म किल नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। एंड ये दो चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसइंफेक्शन। एंड ये आपसे बाय द वे पूछा जा सकता है कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इनमें यही है कि स्टेरिलाइजेशन में वेजिटेटिव फॉर्म हो चाहे स्पोर फॉर्म हो, दोनों ही स्टेजेस किल हो जाएंगी, लेकिन डिसइंफेक्शन में सिर्फ आपकी वेजिटेटिव स्टेज ही किल होगी, स्पोर स्टेज जो है वो किल नहीं होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। उसके बाद है एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है? जब हमारे अगर हमें कहीं पे चोट लग जाए तो उस टाइम पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्या हुआ? एनी केमिकल डिसइंफेक्टेंट विच कैन बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू। तो केमिकल डिसइंफेक्शन ऑन लिविंग टिश्यू, जब हम लिविंग टिश्यू के ऊपर कोई भी केमिकल डिसइंफेक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस तो उसको बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट इज एसेप्सिस। एसेप्सिस, ये तीन आपकी मतलब ये चारों वैसे देखा जाए तो चारों डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन का फर्क पता होना चाहिए एंड एसेप्सिस भी आपको पता होना चाहिए। अब एसेप्सिस में क्या है, मान लो किसी को कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये इतना इसमें इन्फेक्शन हो गया है, ये सारा इन्फेक्टेड है, बस ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो टेक्निक हम अप्लाई करेंगे कि हमारा ये वाला टिश्यू का जो पार्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको बोलेंगे हम एसेप्सिस। मतलब द टेक्निक विच इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन अनअफेक्टेड टिश्यू इज नोन एज एसेप्सिस, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ आपका हाफ टिश्यू खराब हुआ एंड बाकी का टिश्यू आपने खराब होने से बचाया, तो जो टेक्निक आप उस टिश्यू को बचाने के लिए अप्लाई करोगे उसको बोलते हैं हम एसेप्सिस। अब हम देख लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन का हमारे पास यूजेस कहाँ कहाँ है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन में देखो, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। जब किसी की सर्जरी हो रही है तो बिफोर एंड आफ्टर हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है मीडिया एंड रिएजेंट्स। आपने देखा होगा मीडिया रूम जो हमारा होता है, मीडिया रूम हम इतने सारे मीडियाज बनाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट मीडियाज बनते हैं हमारे पास, तो उन मीडियाज को भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ताकि उनमें कोई भी कंटेमिनेशन ना रहे और वो बिल्कुल स्टेराइल रहे, ताकि जब आप उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ पास करो, जब आप उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, हम उसमें आइसोलेटेड कॉलोनीज मिले। नेक्स्ट है फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता ही है जो फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे हमारे पास स्टेरिलाइजेशन जरूरी होता है। कोई भी ड्रग हम किसी को दे रहे हैं, किसी पेशेंट को दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए। उसमें इन्फेक्शन होगा तो आपको और इन्फेक्शन होगा, बल्कि वो दवाई आपको ट्रीट नहीं करेगी। एंड रही बात फूड की, तो आपका फूड तो वैसे भी कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में भी हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन के बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक है फिजिकल मेथड एंड सेकंड इज केमिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में, फिजिकल से आप समझ रहे हो कि हाँ फिजिकली हम उसको ट्रीट करेंगे, हीट, लाइट, रेडिएशन सब यूज करेंगे। एंड केमिकल से आप समझ रहे हो कि हाँ हमने कुछ भी केमिकल यूज करना है। तो फिजिकल में सबसे पहले आपका सनलाइट, ठीक है, फिर है हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। इसके लिए जो मैंने निमोनिक बनाया था याद करने के लिए इसको इजीली, वो था शॉफर, SHOFR, ठीक है। ये मैंने निमोनिक बनाया था, अगर आपको कोई और कन्वीनियंट लगता है तो आप वो बना सकते हो। तो S से हमारे पास सनलाइट आ जाएगा, H से हीट, O से आ जाएगा हमारे पास ओजोन, F से फिल्ट्रेशन एंड R से रेडिएशन। एंड अगर मैं बात करूं केमिकल की, तो केमिकल में आपके पास एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हेलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, सॉल्ट, डाइज एंड वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट।
एंड इसके लिए जो मैंने निमोनिक बनाया था वो था AAPHOSDV, AAPHOSDV। एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्ट, एक और डबल एस आता है, सर्फेक्टेंट्स, डाई एंड वेपर फेस डिसइंफेक्शन। तो ये मैंने इसके लिए निमोनिक बनाया था और इससे मुझे इजिली याद हो गया था। आप अगर आपको कुछ भी और आता है, आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ फिजिकल की, हम केमिकल की बात नहीं करेंगे क्योंकि केमिकल बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड फिजिकल भी काफी लंबा है क्योंकि इसमें सब टाइप्स आएंगे अभी हमारे पास आगे। तो केमिकल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, अभी हमसे फिजिकल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सनलाइट हमारे लिए कैसे एज एक्ट करता है एज अ स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले सनलाइट जो है वो आपका नेचुरल स्टेरिलाइजेशन करता है। ठीक है, कैसे करता है, क्योंकि सनलाइट में हमारे पास यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं एंड यूवी रेज आपको पता है जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है उनका, वो किल कर देती है हमारे पास बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड बेसिकली वाटर टैंक्स इन सब में हम इनका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो यस, यूवी रेज जो है हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है सनलाइट में। सनलाइट में यूवी रेज की वजह से ही हमारे पास स्टेरिलाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हीट। ठीक है, अब हीट क्या है, हीट तो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन के लिए एंड हीट में हमारे पास अलग अलग सब टाइप्स हैं, जैसे कि इसको मैं हीट और सेकंड होता है हमारे पास मॉइस्ट हीट। ठीक है, तो ड्राई हीट में हमारे पास, अब ड्राई हीट के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। पहले हम इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मॉइस्ट हीट के ऊपर जाते हैं। वैसे मॉइस्ट हीट में हमारे पास आता है बिलो 100, ठीक है, एट 100 एंड अबव। तो ये तीन आते हैं इसमें। पहले हम इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं ड्राई हीट के ऊपर। ड्राई हीट में सबसे पहले है रेड हॉट। तो जिन बच्चों के माइक्रो में पोस्टिंग लगी होगी आपने देखा होगा कि वहां पे जब हम वो लगाते हैं, कल्चर मीडिया लगाते हैं, तो उस टाइम पे जो हम इनोकुलेटिंग वायर यूज करते हैं उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं फ्लेम के ऊपर और हम उसको तब तक स्टेरिलाइज करते हैं जब तक कि वो रेड हॉट नहीं हो जाती। जब वो रेड कलर दिखाने लगेगी, जो नाइक्रोम लूप है, जब लूप में हमारे पास ऐसा होता है ना नाइक्रोम लूप, जब इसमें रेड हॉट कलर आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब इसका स्टेरिलाइजेशन हो गया। तो उस टाइम पे जो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो होता है हमारे पास रेड हॉट। ठीक है, रेड हॉट से मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इसमें इनोकुलेटिंग वायर या फिर इनोकुलेटिंग लूप्स को स्टेरिलाइज करते हैं फ्लेम के ऊपर जब तक कि वो रेड हॉट में टर्न नहीं हो जाती है। नेक्स्ट इज, ये हो गया रेड हॉट। अब है हमारे पास फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग में आपने देखा होगा कि हम जैसे कि हमारे पास स्कैल्पल्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, हम उनको स्टेरिलाइज करते हैं। जैसे अगर हमने उसके ऊपर, अगर हमने स्मीयर भी बनाना है तो उस टाइम पे भी हम जो स्लाइड है उसको स्टेरिलाइज करते हैं, फ्लेम के ऊपर से पास करते हैं स्लाइड को और 1 से 2 बारी 2 to 3 टाइम्स हम फ्लेम से पास आउट करते हैं एंड वो हो गया, वो उसका स्टेरिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो वो आता है बस फ्लेमिंग, मतलब कि फ्लेम के ऊपर से हमने जिस आर्टिकल को स्टेरिलाइज करना है उसको बस फ्लेम के ऊपर से क्रॉस कराना है। तो इसमें हम सिर्फ उसको फ्लेम से पास करेंगे, उसको रेड हॉट नहीं होने देते, बस उसको फ्लेम से हम उसको पास करते हैं। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन में क्या है, बर्निंग इनटू एशेस। ठीक है, कोई भी चीज है उसको एशेस में कन्वर्ट करना इज नोन एज इंसिनरेशन। तो इसमें जितना भी आपका सॉइल्ड वेस्ट होता है, कॉटन होती है या फिर पैथोलॉजिकल जो वेस्ट होता है वो इस मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज हॉट एयर ओवन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो हॉट एयर ओवन अब हम कर लेते हैं एंड मैं आपको थोड़ा इसको अच्छे से करा देती हूँ। तो जैसे ये आपका हॉट एयर ओवन है, आपको उसका डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इससे पहले कि मैं हॉट एयर ओवन स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ड्राई हीट का प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, वो बैक्टीरियल प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सब डैमेज हो जाते हैं एंड ज्यादा एक्सपोजर होने पे डीएनए तक उनका डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई हीट से ये होता है, अगर डीएनए डैमेज हो गया इट मीन्स कि आपका बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल रहता है ड्राई हीट का। एंड मैं बात करूं हॉट एयर ओवन की, तो ये ऐसे आपका हॉट एयर ओवन आपने देखा होगा लैब्स में हॉट एयर ओवन। ठीक है, एंड हॉट एयर ओवन में क्या होता है, एक तो ये इलेक्ट्रिकली जो हॉट एयर ओवन होता है वो इलेक्ट्रिकली वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है इसका। इसके अंदर फैंस प्रेजेंट होते हैं ताकि जब आप इलेक्ट्रिकली उसको ऑन करो, जब उसके अंदर वार्म हीट प्रोड्यूस हो तो फैंस जो है वो इक्वली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे चैम्बर के अंदर। ठीक है, पूरे हॉट एयर ओवन के अंदर जो है आपकी हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए इसके अंदर हमारे पास फैंस भी प्रेजेंट होते हैं
एंड आपका हॉट एयर ओवन का डोर रहता है। ये हमारे पास शेल्फ्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास थर्मोस्टैट प्रेजेंट होता है। एंड थर्मोस्टैट का रोल ये होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प होता है हमारे पास थर्मोस्टेट। तो ये था हमारे पास हॉट एयर ओवन। एंड इसका टेम्परेचर हमारे पास होता है 160 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस। ये 3 टेम्परेचर हमारे पास रहते हैं। एंड 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 170 इज फॉर 1 आवर एंड 180 इज फॉर 30 मिनट्स। तो ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है एंड ये टेम्परेचर लिमिट्स है एंड ये टाइमिंग्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल्स रहते हैं। उसके बाद अगर मैं यूजेस की बात करूं तो आपका जो हॉट एयर ओवन है वो ग्लासवेयर, उसको बेसिकली हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो जितना भी आपका ग्लासवेयर मटेरियल होता है, ठीक है, जितना भी आपके ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, पैराफिन वगैरह, तो उन सबके स्टेरिलाइजेशन के लिए हम जो है हॉट एयर ओवन यूज करते हैं। एंड इसमें हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। जैसे कि जब आपका जो स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जब आपकी ड्यूरेशन कंप्लीट होगी, मानो कि आपने 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 आवर्स के लिए किया, आपके 2 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो जैसे आपके 2 आवर्स कंप्लीट होंगे स्टेरिलाइजेशन के, तो आपका हॉट एयर ओवन जो है वो ऑफ हो जाएगा। एंड उसके ऑफ होने के बाद आपको पता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर है। अगर आप एकदम से हॉट एयर ओवन को खोलोगे और अपने ग्लासेस को बाहर निकालोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि बाहर तो कोल्ड टेम्परेचर है। तो हमने क्या करना है, हॉट एयर ओवन को कूल डाउन होने देना है जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता है। एंड जो आपका हॉट एयर ओवन है वो ओवरलोड नहीं होना चाहिए। एंड जो आपके जितने भी अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो भी क्राउडेड नहीं होने चाहिए, वो इवनली रखी होनी चाहिए, ताकि जो आपकी वार्म एयर है, जो हॉट एयर है, वो इवनली उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें कोई भी इन्फ्लेमेबल या फिर कोई रबर मटेरियल हमने नहीं रखना होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। अगर बात रही रबर मटेरियल की, तो सिलिकॉन रबर के जो मटेरियल्स होते हैं आप उनको स्टेरिलाइज कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल रबर है उनको आप स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हॉट एयर ओवन में। इसमें जो हम स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल यूज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि आप वो ऑब्जेक्ट्स या कुछ केमिकल्स ऐसे हॉट एयर ओवन के अंदर डालोगे, अगर वो सही रिएक्शन दे रहे हैं तो इट मीन्स कि वो हॉट एयर ओवन जो आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही स्टेरिलाइजेशन कर रहा है। तो उसके लिए हम कंट्रोल लगाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हॉट एयर ओवन जो है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर कंट्रोल्स की बात करी जाए, ठीक है, कंट्रोल मैंने आपको समझा दिया। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल वही है ये चेक करने के लिए कि आपका जो हॉट एयर ओवन है वो ढंग से फंक्शनिंग कर रहा है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाए तो सबटिलिस सबस्पीशी नाइगर हम बैक्टीरिया के जो है वो वहां पे एज अ कंट्रोल यूज करते हैं। एंड अगर उसके स्पोर्स किल हो जा रहे हैं, अगर उसके स्पोर्स किल हो गए, मतलब आपका स्टेरिलाइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है। थर्मोकपल्स भी हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करें केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल में हमारे पास एक ब्राउनीज ट्यूब आती है, ठीक है, उसमें ग्रीन कलर का स्पॉट होता है। अगर वो ग्रीन कलर का स्पॉट जो है ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू आउट ट्यूब, तो इट मीन्स कि हमारा स्टेरिलाइजेशन जो है प्रॉपर कर रहा है हॉट एयर ओवन। तो ये था हमारे पास हॉट एयर ओवन। तो आपको हॉट एयर ओवन में क्या क्या पता होना चाहिए? आपको हॉट एयर ओवन में पता होना चाहिए कि हाँ उसका क्या प्रिंसिपल है। उसमें हमारे पास फैन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकली चलता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, चैम्बर है, थर्मोस्टेट है। तो ये सब आपको अपने हॉट एयर ओवन में लिखना है, ठीक है। डायग्राम बना लेना, टेम्परेचर एंड टाइमिंग लिख देना, प्रिकॉशंस लिखनी है, यूजेस लिखने हैं, एंड क्या उनका कंट्रोल हम स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल लगाते हैं वो भी आपको इस सब में मेंशन करना है। तो ये था हमारा हॉट एयर ओवन। एंड इससे हमारा जो है ड्राई हीट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मॉइस्ट हीट वाले टॉपिक पे। तो मॉइस्ट हीट वाले टॉपिक में हमारे पास 3 सब कैटेगरीज है, ठीक है। बिलो 100, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बात करूं बिलो 100 की, तो बिलो 100 में हमारे पास वो स्टेरिलाइजेशन की मेथड्स आएंगे जिनमें हम टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, ठीक है। तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में वही आएंगे जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो इसमें हमारे पास आता है पास्चराइजेशन, ठीक है, पास्चराइजेशन आता है। उसके बाद आता है इंस्पीजेशन, वैक्सीन बाथ, एंड उसके बाद आता है आपके पास LTSF, लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड। और जो पास्चराइजेशन है इसमें बेसिकली पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आता है। इससे 2 मेथड है हमारे पास, होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड। तो होल्डर मेथड उसमें 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है 30 मिनट्स के लिए, एंड फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है 20 सेकेंड्स के लिए। एंड जब ये दोनों इस टेम्परेचर पे हीट हो जाते हैं तो इसको हम कूल डाउन करते हैं 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे।
तो ये था हमारे पास होल्ड एंड फ्लैश मेथड एंड पास्चराइजेशन, इसका टेम्परेचर एंड आपका जो टाइम है वो पता होना चाहिए। एंड इसमें हमारे पास मैक्सिमम सारे बैक्टीरिया किया जाता है, इवन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरिया भी हमारे पास किया जाता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन रहता है कॉक्सिला बर्निटी। कॉक्सिला बर्निटी ये हमारे पास एक्सेप्शन रहता है, एंड ये जो बैक्टीरिया है ये इस टेम्परेचर पे किल नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्पिजेशन। इंस्पिजेशन में हमारे पास जितने भी सीरम वाले मीडिया है, कल्चर्स है, ब्लड है, एग है जिनके अंदर प्रेजेंट, उसका हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। जो हमारे पास टेम्परेचर रहता है वो होता है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट्स के लिए होता है, एंड फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे। एंड टाइम कितना है हमारे पास, हाफ आवर, यानी कि 30 मिनट्स के लिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। एंड इसमें हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं जिनके अंदर हमारे पास जैसे एग प्रेजेंट है, कोई एनरिच्ड मीडिया जो होता है हमारे पास, ठीक है, ब्लड है, एग है, सीरम है, तो इन सब का स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं इंस्पिजेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन बाथ। ठीक है, वैक्सीन बाथ में हमारे पास बैक्टीरियल वैक्सीन को हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। एंड सेकेंड हमारे पास जो सीरम और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, तो उसमें 2 चीजों का स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, एक बैक्टीरियल वैक्सीन का 60 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, बॉडी फ्लूइड्स या फिर कोई सीरम है तो उसको भी हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 2 चीजों का स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज LTSF, दैट इज लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड स्टेरिलाइजेशन। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जो आइटम्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास लो में आता है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकती हैं तो उसे नहीं कर सकती है, उनके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। एंड LTSF में हमारे पास 75 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर रहता है, एंड इसमें हमारे पास जैसे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स का भी यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो स्टीम एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर with formaldehyde vapors are used for the sterilization at 75 डिग्री सेल्सियस। LTSF में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है जियोबैसिलस। ठीक है, ये आपको जो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं आपको याद होने चाहिए, स्टीयोथर्मोफिलस। तो ये हमारे पास कंट्रोल यूज किया जाता है LTSF में। तो ये थे हमारे पास वो मेथड्स जिनको हम फॉलो करेंगे बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर लेते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस की। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास बॉइलिंग। बॉइलिंग का किस पे करेंगे हम, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। जब ये एट 100 डिग्री सेल्सियस की है तो इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका 100 रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर 100 है, बस टाइम में थोड़ा चेंज आएगा। बॉइलिंग है, टिंडलाइजेशन है, ठीक है, टिंडलाइजेशन आएगा, एंड थर्ड आता है हमारे पास स्टीम आर्नोल्ड स्टेरिलाइजर। तो जो हमारा बॉइलिंग है बेसिकली हम इसको करते हैं 30 to 35 मिनट्स के लिए हम ये बॉइलिंग करते हैं। एंड आपकी जो बॉइलिंग है बहुत ज्यादा वेजिटेटिव फॉर्म्स को किल कर जाते हैं, लेकिन स्पोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेज को विथस्टैंड कर जाते हैं इस टेम्परेचर पे एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्पोर्स बेशक किल ना हो, लेकिन हाँ वेजिटेटिव स्टेजेस में मैक्सिमम किल हो जाती है। बेसिकली हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी बॉइलिंग करी जाती है। नेक्स्ट है आपका टिंडलाइजेशन। जो टिंडलाइजेशन है और जो हमने क्या पढ़ा था पहले, इंस्पिजेशन जो पढ़ा था, ठीक है, इंस्पिजेशन बिलो 100 में आता है एंड टिंडलाइजेशन एट 100 में आता है। तो इन दोनों का सेम ही रहता है। जो भी इसमें भी हमारे पास क्या होती है, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में हम इसकी बॉइलिंग करते हैं ताकि वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म हमारे किल हो जाए। तो इसमें हम स्टीम यूज करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 20 मिनट्स रहता है, एंड इसको भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए करते हैं। जैसे हमने वो पढ़ा था इंस्पिजेशन, ठीक है, राइट, इंस्पिजेशन हमने किया था, तो इंस्पिजेशन हमारा कहाँ था, बिलो 100 में था। ठीक है, वो बिलो 100 में था, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस था उसका, लेकिन ये एट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज करते हैं, इसमें भी 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज करते हैं। इसमें बस 20 मिनट्स है, वैसे इसमें हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम रहता है। ठीक है, एंड ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव है, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज है। सो इन दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ इंस्पिजेशन और टिंडलाइजेशन में क्या फर्क है, तो आप यही उस टाइम पे बता सकते हो कि हाँ ये इसमें सिर्फ बेसिकली टेम्परेचर का फर्क है, ये एट 100 है, बिलो 100 है, बाकी प्रिंसिपल सेम है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या आता है 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज का, देखो आपकी जो स्पोर स्टेज है वो वेजिटेटिव में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो मानो कि ये हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है। इसको हमने एक्सपोजर दिया, फर्स्ट एक्सपोजर, तो आपकी वेजिटेटिव स्टेजेस जो है वो किल हो गई।
अब इसमें हो सकता है कुछ और स्टेजेस बची हो। बेसिकली ये जो स्टेरिलाइजेशन होती है ये हम उन मीडियाज के लिए करते हैं जिनका तो शुगर मीडिया है, एग है, सीरम है, उसके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसको भी हम उसी के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपकी स्पोर है वो वेजिटेटिव में कन्वर्ट होगी, एंड जैसे कि एग वगैरह में ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बची कुछ स्टेजेस होंगी वो भी हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, फिर से वो वेजिटेटिव में वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। फिर हम उसको सेकेंड एक्सपोजर देंगे, वो फिर किल हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई और स्टेज बच गई है तो फिर से वो वेजिटेटिव में कन्वर्ट होगी, एंड थर्ड डे जो है वो बिल्कुल उसका किलिंग हो जाएगी एंड वो बिल्कुल स्टेरिलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज का यही पर्पस रहता है कि हाँ, फर्स्ट एक्सपोजर में तो आपकी वेजिटेटिव फॉर्म किल हो गई, लेकिन हाँ अगर आपकी स्पोर स्टेजेस में बची हैं तो स्पोर स्टेज भी आपकी वेजिटेटिव में कन्वर्ट होगी, एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग्स में वो जो है वो किल हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। तो ये था हमारे पास टिंटलाइजेशन। एंड टिंटलाइजेशन बेसिकली हम स्टीम आर, अब ये जो नेक्स्ट है ना स्टीम आर्नोल्ड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है वो होता है स्टीम आर्नोल्ड स्टेरिलाइजर एंड एक कोच एंड आर्नोल्ड स्टेरिलाइजर होता है, एंड इसमें हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है एंड फॉर 90 मिनट्स टाइम रहता है इसमें हमारे पास, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट्स जो है हम इसमें करते हैं। इसमें आपके पास जैसे आपका जो आर्नोल्ड कुछ ऐसे होता है इसका डायग्राम, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो उसमें आप ढंग से यहाँ से हीटिंग हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास परफोरेटेड, यहाँ पे वाटर होगा, परफोरेटेड ट्रे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपना सारा मटेरियल रखा होगा अपना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्टीम होती है वो यहाँ पे परफोरेटेड ट्रे से क्रॉस करेगी एंड आपका जो यहाँ पे आइटम्स उनको स्टेरिलाइज करती जाएगी। सो इसमें हमारे पास हम उनको यूज करेंगे जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकते, दैट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो विथस्टैंड नहीं करेंगे, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 90 मिनट्स का रहता है। तो परफोरेटेड ट्रे से जैसे स्टीम क्रॉस होगी वैसे वैसे आपका स्टेरिलाइजेशन होता जाएगा। इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो थर्मोफिलस होता है उसकी वेजिटेटिव फॉर्म जो है वो किल नहीं करता है ये, ठीक है। थर्मोफिलिस में हमारे पास एक्सेप्शन रहता है। एंड जो मैंने आपको पहले कराया था कॉक्सिला बर्निटी, वो भी आपको एक्सेप्शन याद रखिए। कॉक्सिला बर्निटी वो किसका एक्सेप्शन था, फ्लैश एंड होल्टर मेथड, यानी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो था उसमें जो एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शंस भी आपको ध्यान में रखना कि हाँ किस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की क्या एक्सेप्शन है। तो ये हमारा हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास है ऑटोक्लेव, एंड ऑटोक्लेव को लेके भी आपसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हॉट एयर है, एक ऑटोक्लेव इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। सो ऑटोक्लेव में भी आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, क्योंकि ऑटोक्लेव जो है वो आपका आता है मॉइस्ट हीट में, ठीक है। वैसे और जो हमने किया वो मॉइस्ट हीट की टाइप से, लेकिन हाँ ऑटोक्लेव बेसिकली मॉइस्ट हीट का प्रिंसिपल कैरी आउट करता है। एंड मॉइस्ट हीट का प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड ऑटोक्लेव में भी क्या क्या आपको बातें ध्यान रखिए वो मैं आपको बताऊंगी। हम बात करो ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल की, तो ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है, देखो जो प्रेशर आपका, जब आपका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर सराउंडिंग प्रेशर होता है, ठीक है। जब ये इक्वेशन आपकी इक्वल होती है तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वाटर बॉईल करता है। तो जब आपका सराउंडिंग प्रेशर यानी कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर के, तो उस टाइम पे आपका वाटर जो है वो बॉईल करेगा। जैसे आपका वाटर बॉईल करता है, देखो अगर आपका क्लोज कंटेनर में आपने वाटर डाला है, ठीक है, वाटर बॉईल कर रहा है, क्लोज्ड है, उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस टाइम पे जो स्टेरिलाइजेशन होता है दैट इज हाई लेवल ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो जिस टेम्परेचर में वाटर बॉईल करेगा वो भी हमारा इंक्रीज करेगा, एंड यही प्रिंसिपल हमारे पास अप्लाई किया जाता है ऑटोक्लेव में। एंड ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर, जो हम प्रेशर कुकर घर में यूज करते हैं, ठीक है, जो हम प्रेशर कुकर घर में यूज करते हैं चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो भी हमारे पास क्लोज वेसल है। जैसे उसका प्रेशर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर स्टीम आ जाती है हमारे पास, ठीक है, स्टीम रिलीज हो जाती है। तो उसी तरह से यही सेम प्रिंसिपल हमारे पास अप्लाइड है ऑटोक्लेव में भी। तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो मॉइस्ट हीट को लेके होता है, ठीक है। एंड बेसिक प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन अब मैं मेन प्रिंसिपल की बात बता देती हूँ कि मेनली होता क्या है कि ऑटोक्लेव कैसे हमारे पास स्टेरिलाइजेशन करता है। देखो जो स्टीम अबव 100 डिग्री सेल्सियस होती है दैट इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट, क्योंकि स्टीम जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें जो आपका बैक्टीरियल कोगुलेशन होता है वो ज्यादा रैपिड होता है एज कम्पेयर टू ड्राई हीट। तो इसमें जो किलिंग प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ऑटोक्लेव की अगर बात करी जाए तो ऑटोक्लेव में एंड जो आपकी स्टीम होती है वो बेसिकली पोरस मटेरियल में ज्यादा इजिली पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो ऑटोक्लेव है, हमारे ऑटोक्लेव में जैसे हमारे पास ट्रे है, ठीक है, हमने परफोरेटेड ट्रे के ऊपर अपना मटेरियल रखा है जो हमने स्टेरिलाइज करना है।
जब हमारे पास यहाँ पे वाटर है, ठीक है, जब ये राइस करेगा, बॉईल करेगा, तो जब स्टीम इस कांटेक्ट में आएगी तो इसका सरफेस जो है वो कूलर होगा। जब स्टीम कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो स्टीम कंडेंस हो जाती है। जब वो कंडेंस हो जाता है, जैसे ये स्टीम है, इसका टेम्परेचर कम है अभी, ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो स्टीम क्या कर जाएगी, कंडेंस कर जाएगी। एंड जब स्टीम कंडेंस होगी तो उस टाइम पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, लेटेंट हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेटेंट हीट प्रोड्यूस होगी। एंड ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्टीम का टेम्परेचर और जो आइटम, जो ऑब्जेक्ट हमने स्टेरलाइज करना है, जब उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, तब तक हमारे लेटेंट हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। इसमें वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, वो ज्यादा हीट को सक करेगा, है ना। और जो कंडेंसेशन से जो हमारे पास लेटेंट हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो उसमें क्या होगा, कंडेंस्ड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। एंड कंडेंस्ड वाटर जो है वही हमारे पास मॉइस्ट कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कंडेंस्ड वाटर ही मॉइस्ट कंडीशंस क्रिएट कर रहा है एंड वो हमारे पास उसका स्टेरलाइजेशन कर रहा है। तो ये था इसका प्रिंसिपल कि परफोरेटेड ट्रे से जब स्टीम आपके ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, उसका टेम्परेचर कूलर होगा। जब वो कूलर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी तो स्टीम जो है वो कंडेंस करेगी, कंडेंस करके वो वाटर बन जाएगा ना। स्टीम से वाटर की फॉर्मेशन, कंडेंसेशन क्या हुआ, स्टीम से जब वाटर बन जाता है तो फिर से वाटर बन गया। वाटर बनने के बाद वहां पे लेटेंट हीट प्रोड्यूस होगी एंड ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं आ जाता है। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। अब हम देख लेते हैं कि वर्किंग क्या है ऑटोक्लेव की, ऑटोक्लेव वर्क कैसे करता है। मीडिया लैब में अगर पोस्टिंग दी होगी, आपने देखा होगा वहां पे ऑटोक्लेव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोक्लेव क्या करता है, देखो ऑटोक्लेव एक चैम्बर है, उसके अंदर हमारे पास परफोरेटेड ट्रे प्रेजेंट है। हमने क्या करना है, सिलेंडर को जो हमारे पास जो पूरा चैम्बर है उसको हम फिल कर देंगे वाटर से, और जो मीडिया और जो भी मटेरियल हमने स्टेरलाइज करना है उसको हम परफोरेटेड ट्रे के ऊपर रख देंगे, ठीक है। एंड इस टाइम पे हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज, अब लिड क्लोज कर देंगे, उसका ढक्कन हमने बंद कर दिया, डिस्चार्ज टैप अभी हमारा खुला ही रहेगा, डिस्चार्ज टैप को हम ओपन रखेंगे एंड सेफ्टी वाल्व से हम प्रेशर को एडजस्ट कर लेंगे जितना प्रेशर हमें चाहिए। एंड इसमें जो हमारे पास प्रेशर होता है 15 LP पर स्क्वायर इंच, ठीक है। टाइम इसका हमारे पास 15 मिनट्स रहता है एंड टेम्परेचर हमारे पास होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ये सारी इसकी टेम्परेचर, टाइम एंड प्रेशर कंडीशंस रहती हैं। तो हम रिक्वायर्ड सेट ऑफ जो हमारे पास प्रेशर है उसको सेफ्टी वाल्व के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे। अब हम ये करेंगे, अपना हीटर ऑन कर देंगे, उसकी हीटिंग करेंगे एंड स्टीम और एयर के मिक्सचर को हम एस्केप करेंगे जब तक कि सारी एयर हमारी अंदर से जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो जाती है। जैसे हमारे पास सारी एयर डिस्प्लेस हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज टैप को अपना बंद कर देंगे एंड बॉइलिंग हमारी स्टार्ट हो गई होगी। अब डिस्चार्ज टैप हमारे पास बंद है तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा और रिक्वायर्ड प्रेशर जो हमें चाहिए था 15 LBS पर स्क्वायर इंच, जब हमारे पास ये प्रेशर अचीव हो जाएगा, सेफ्टी वाल्व पे इंडिकेट हो जाएगा, तो उस टाइम पे विसल आउट करेगा वो, और जो स्टीम है वो पूरी एस्केप कर जाएगी बाहर को। जैसे बात प्रेशर कुकर में जब जब प्रेशर कुकर में विसल आती है तो पूरी स्टीम एस्केप कर जाती है, वैसे ही सेम टू सेम इसमें विसल आएगी और हमारी स्टीम जो है वो एस्केप हो जाएगी। एंड जैसे हमारे पास उसमें स्टीम आ गई, उस टाइम पे हम अपना ऑटोक्लेव जो है वो बंद कर देते हैं एंड उसके बाद से हम होल्डिंग टाइम काउंट करते हैं, दैट इज 15 मिनट्स काउंट करेंगे, उसको कूल डाउन होने देंगे एंड उसके बाद जो भी हमारे पास, जितना भी हमारे पास अंदर जो हमने आइटम स्टेरिलाइजेशन के लिए रखी थी उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं, आपने लिड को क्लोज किया, पहले आपने जो भी आपके पास जो अंदर वाली एयर थी आपने उसको डिस्प्लेस किया और स्टीम और एयर का मिक्सचर को एस्केप कर दिया, फिर आपने डिस्चार्ज टैप बंद कर दिया, सेफ्टी वाल्व आपने प्रेशर जो आपका होगा, जब वो प्रेशर अचीव हो जाएगा तो उसमें विसल आउट हो जाएगा, सारी स्टीम बाहर निकल जाएगी एंड जब आपका प्रेशर जो है बिल्कुल डाउन आ जाएगा तो उस टाइम पे आप ऑटोक्लेव को खोल सकते हो और जितना मटेरियल आपका स्टेरलाइज है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव। डायग्राम मैं आपको दे दूंगी, आप वो डायग्राम कर लेना या फिर आपने नेट से कोई डायग्राम बनाना होगा वो बना लेना एंड आप इसके कंपोनेंट्स देख लेना कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास लिड प्रेजेंट है, परफोरेटेड ट्रे प्रेजेंट है, डिस्चार्ज टैप प्रेजेंट है, सेफ्टी वाल्व प्रेजेंट है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं इसके, वो भी देख लेना, वो पीडीएफ में मेंशन हो जाएंगे, आप उसको रीड आउट कर लेना। एंड ये था हमारे पास ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल। जो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल यूज किए जाते हैं ऑटोक्लेव, हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और अगर बात करूं मैं स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल का, थर्मोकपल्स को भी यूज कर सकते हैं। थर्मोकपल्स में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो है टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। एंड उसके बाद आपके पास जो बायोलॉजिकल कंट्रोल रहता है उसमें जियोबैसिलस जियोथर्मोफिलस के, अगर आपका स्पोर्ट स्टेज के लिए जा रही है तो यस आपको ये ढंग से काम कर रहा है। एंड केमिकल की बात करें तो केमिकल में ब्राउनिश ट्यूब होती है, रेड कलर की होती है। अगर रेड कलर आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स की आपका जो बायोलॉजिकल जो आपका स्टेरिलाइजेशन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। एंड इसमें आप ऑटोक्लेव टेप्स भी होती है हमारे पास, उनको भी हम यूज कर सकते हैं।
और अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो यूजेस में यही है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी करते हैं, रबर मटेरियल है, कल्चर मीडिया है, गाउन है, ड्रेसिंग्स है, उन सबके स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये आपको सब पीडीएफ में मेंशन रहेगा, आप इसको देख लेना। सो यहाँ पे हमारा ऑटोक्लेव कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल मेथड आता है वो है हमारे पास फिल्ट्रेशन। ठीक है, हमने SH नहीं, अभी हमने सिर्फ 2 ही किए, SH वो बच रहा है हमारे पास शॉफर का, दैट इज ओजोन। तो ओजोन होता है वो आपका लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसमें टेम्परेचर है वो होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। एंड इसमें हमारे पास क्या है, वाटर यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हमारे पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है एंड ये लो टेम्परेचर पे होता है, इसको हम लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल जो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस डिवाइस में क्या होगा, जो हमारे पास O2 है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो डिवाइड होता है हमारे पास O में, वो एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म करता है। ठीक है, एंड फिर वो आगे चलके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये अपनी स्टेरिलाइजेशन कैरी आउट करता है। और उसके बाद हमारे पास रहता है फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन है हमारे पास, फिल्ट्रेशन हम उनके लिए यूज करेंगे जो हमारे पास हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं। एंड बेसिकली सीरा, शुगर्स, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके लिए हम इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। एंड जो फिल्ट्रेशन है उसके काफी यूजेस रहते हैं हमारे पास, अलग तरह की फिल्ट्रेशन में हमें हेल्प आउट करता है। लेकिन इसका लिमिटेशन यही रहता है कि हाँ, जो फिल्टर्स है उसका साइज होता है 0.45 माइक्रोन। ठीक है, ये हमारे पास साइज रहता है। तो ये बैक्टीरिया को तो पास आउट नहीं होने देता, लेकिन हाँ, आपके जो वायरसेस हैं, जो माइकोप्लाज्मा है, उनको ये इस फिल्टर से क्रॉस आउट कर जाते हैं एंड ये उनको सेपरेट नहीं करता है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के फिल्टर्स यूज होते हैं इसमें। कैंडल फिल्टर है, ग्लास सिंटर्ड फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर है, एयर फिल्टर है और सिरिंज फिल्टर्स है। तो ये अलग अलग तरह के फिल्टर्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैंडल फिल्टर्स के, तो कैंडल फिल्टर्स बेसिकली वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड इसमें जो फिल्टर है वो हॉलो कैंडल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली मेरे पास 2 तरह के आते हैं, डायटोमिशियस अर्थ फिल्टर्स आते हैं एंड अनग्लेज्ड फिल्टर्स आते हैं आपके पास। 2 तरह के, बार्क फील्ड होता है, एक चैम्बर फील्ड होता है। तो 2 तरह के फिल्टर्स हमारे पास इसमें बेसिकली रहते हैं एंड वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए इनको हम यूज करते हैं। अगर सिंटर ग्लास फिल्टर की बात की जाए तो इसमें फाइनली फ्यूज जो ग्लास पाउडर होता है उसको हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स में हमारे पास यूज होता है सेलुलोज एस्टर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है, जिसका साइज रहता है 0.015 to 12 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास साइज रहता है। एंड बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो होता है 0.22 माइक्रोमीटर को हम इस साइज के फिल्टर को हम यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो पोर साइज है वो बैक्टीरिया से छोटा है एंड इसको हम जो है बैक्टीरियल काउंटिंग के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। जो अपर साइड रहता है इसका बस फिल्टर का, उसको हम क्या करते हैं, अपने कल्चर प्लेट के ऊपर रखते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं एंड उसके ऊपर वाइबल ग्रोथ आ जाती है। तो उससे हम जो है बैक्टीरियल काउंट के लिए भी हम इन फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में होते हैं एयर फिल्टर्स। तो एयर फिल्टर्स में बेसिकली हिप्पा फिल्टर्स रहते हैं, HEPA, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है, एंड बेसिकली ये 0.3 माइक्रोमीटर के साइज वाले बैक्टीरिया को जो है वो प्रिवेंट कर सकता है इन्फेक्शन से। एंड बेसिकली लैमिनर फ्लो में यूज किए जाते हैं ताकि कोई भी एयर कंटेमिनेशन ना हो। तो उसके लिए जो हमने फिल्टर यूज किया वो है हिप्पा फिल्टर्स। एंड जो लास्ट है वो सिरिंज फिल्टर्स होते हैं। ये सिरिंज में हमारे पास यूज किए जाते हैं और हम जब पिस्टन से पुश करते हैं तो जो फ्लूइड होता है वो फिल्टर के थ्रू पास आउट होकर जाता है एंड जितना भी कंटेमिनेशन होता है बैक्टीरिया है वो फिल्टर के पीछे रह जाता है एंड बिल्कुल क्लीन फ्लूइड जो है वो आगे पास आउट होता है। तो ये था हमारे पास सारा फिल्ट्रेशन। अब लास्ट में आपके पास रहता है रेडिएशन। एंड रेडिएशन आपको पता ही है 2 तरह की होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। ठीक है, तो जो आपका रेडिएशन के थ्रू स्टेरिलाइजेशन होता है उसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है। तो जो आयनाइजिंग रेज में गामा रेज है, एक्स रेज है एंड कॉस्मिक रेज है, इनमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और जो हमारी नॉन आयनाइजिंग होती है उसमें इंफ्रारेड और फिर यूवी रेज आती है। जो आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो आपका डीएनए डैमेज करती है एंड जो नॉन आयनाइजिंग होती है वो बैक्टीरियल प्रोटीन का डैमेज करती है। एंड इनमें बेसिकली हम सिरिंज का वो करते हैं। एंड जो आपके स्पॉट्स, जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो स्पॉट्स में आपको सिरिंज एज अ स्पॉट रखा जाता है वहां पे एंड उसका स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस पूछा जाता है। तो उसमें हमारे पास जो केमिकल मेथड है उसमें इथाइलिन ऑक्साइड रहता है एंड जो फिजिकल मेथड है उसमें आपके पास रहेगा रेडिएशन, गामा रेज हम बेसिकली यूज करते हैं। तो आप रेडिएशन का लिख सकते हैं वहां पे कि आयनाइजिंग रेडिएशन आपकी आती है, क्योंकि आयनाइजिंग रेडिएशन में ही आपके पास गामा रेज आती है। उनका जो सोर्स है वो कोबाल्ट 60 है। सो यही था आज के टॉपिक में। फिलहाल तो हमारा फिजिकली कवर अप हुआ है, अभी केमिकल भी है। केमिकल तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, देख लेंगे कि केमिकल बहुत ज्यादा लंबा हो तो उसको हम 50-50 कर लेंगे, आधा केमिकल एक वीडियो में, आधा केमिकल दूसरी वीडियो में।
सो यस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप नोट्स जरूर चेकआउट करना एक बार, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो फिर यस दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।